आदिवासी मादा लोगों का फुटबॉल के ऊपर, खेल के ऊपर एक बहुत अलग सा जुनून था। लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि यहाँ पर जो लड़की लोग हैं, जिन लोगों का कम उम्र में शादी हो जाता था, शादी होने के बाद ये लोग, जो मादर है, वो खेल नहीं सकता। वो घर का काम करना पड़ता है, बाहर का काम करना पड़ता है, डेली लेबर का काम करना पड़ता था। इसीलिए कहीं ना कहीं उनका जो सपना था वो एक तरफ अंधकार में जा रहा था। और बहुत सारे स्किलफुल लड़की था जिन लोगों का कम उम्र में शादी हो रहा था, इससे स्किल भी लॉस हो रहा था। जो छोटा लड़की को जब हम सिखाते थे तो थोड़ा जब वो बड़ा होता था, एडोलेसेंस में जाता था, तो फिर वो लड़का लोगों के साथ खेल नहीं सकता। छोटा लड़की और लड़का एक साथ खेल सकता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने के बाद एक साथ वो लोग खेल नहीं सकता। अगर कोई एक साथ खेलता था तो लोग उसे ताना मारते थे, उसके बारे में भला बुरा कहते थे। I would request IRC team to call everyone inside the hall so that we can start the second panel. और जब मादास लोग खेल में आगे आते गए तब क्या हुआ, जो लड़की लोग पहले एडोलेसेंस में जाने के बाद उनको सहारा नहीं मिलता था, उसके साथ खेले, अभी क्या हुआ, वो उसका मम्मी के साथ खेल रहा है, अभी वो उसका नानी के साथ खेल रहा है, उसका चाची के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग एक साथ जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा टीम बन गया। আমি ক্লাস 9-এ পড়ি। তো আমি ফুটবল খেলি। আমাদের নীলপুরে একটা টিম আছে, তার সাথে কোচও আছে। এখানে আমাদের রাস্তার মাস্টার আমাদেরকে বল দিয়েছে, জার্সি দিয়েছে, তার কারণে আমরা আরো ভালো খেলতে পারি। আমরা বাইরে বাইরে জায়গায়ও খেলতে গিয়েছি, অনেক প্রাইজও নিয়ে এসেছি। আমরা আগামী দিনে চাই আমাদের দেশের হয়ে খেলতে, এবং আমরা একাই নয়, তার সাথে আমার মা কাকিমা সবাই খেলে, তার জন্য আমাদের অনেক উৎসাহ লাগে। একসাথেই আমরা খেলি। আমরা আগামী দিনে চাই আমাদের দেশের হয়ে খেলতে। हम लोग दो टाइम कोचिंग देते हैं, सुबह में और शाम को। शाम को कोचिंग देने का एक ही मतलब है, सुबह में जो मदर्स डेली लेबर के तौर पर काम पर चले जाते हैं तो उनको सुबह में फुर्सत नहीं मिलता। वो शाम को जब काम से घर आते हैं तो पहले फील्ड पर जाते हैं, खेलते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, स्नान करते, उसके बाद अपना काम करते हैं। तो जब मादास लोग जुड़ते गए तब एक तरफ खेल के बारे में जैसे उन लोगों को उत्साह बढ़ा, तब उन लोगों को हम खेल के साथ साथ उन लोगों को समझाया कि पढ़ना कितना जरूरी है। और एक साथ जब मादा लड़की और उसका मादा खेल सकता है तो एक साथ पढ़ क्यों नहीं सकता। तो वहां से ही वो लोग एक साथ खेल भी सकता है, एक साथ पढ़ भी सकता है। Take it out. One day, one go. Day, one go. Hey, hey, get on. मेरा नाम प्रतिभा है सर, और मेरी उम्र 14 साल है। मैं 1 महीने से यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हूँ, और इस ट्रेनिंग का नाम है जीरो कराटा। और इसमें आत्मरक्षा, अपने मतलब रक्षा कैसे कर सकते हैं और दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इसमें बताया गया है। अरे कौन हो भाई, छोड़ मेरा हाथ, प्लीज संगीत को छोड़ मेरा हाथ। अरे क्यों पर रखा है, छोड़ मेरा हाथ। अभी समझ नहीं आता है कि अगर कहीं हम जा रहे हैं या कहीं तो वहाँ अगर कोई लड़का आकर छेड़ता है तो इसमें बताया गया है कि कैसे हमें अपनी सेफ्टी करनी है और या दूसरों की सेफ्टी करनी है। इसलिए ये मुझे अच्छा लगा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फिर कभी मौका मिले हीरो कराटा सीखने को, तो मैं तैयार हूँ। हमारा नाम चांदनी चलिया से आती हूँ। मैम जी पहले जात रहा तब कात रहा चला था हम लागत रहे हमार सकल ऐसे हटारो में ऐसे नाय आग डराइत रहन। तब मैंने जब नाम भर गए तब हम आवे लगे, वाकई अच्छा लगता है। और जिस दिन नहीं आते हैं वो दिन अब वो हमारे कहते हैं कि तुम जाओ छुट्टी ना करो।
सभी का पुनः स्वागत है इंडिया रूरल कोलोक्वी यूपी संस्करण में। और हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कुछ गीत है और जिनकी लाइन आपको दोनों स्क्रीन पे दिखाई देंगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप सभी उसमें उसमें हमारे साथ जुड़े। सिरो दिया मेरे। कोई बात नहीं, हम से शुरू करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसमें जुड़ें और ये गीत को साथ में गाएं, जिससे कि हम इस ऊर्जा को लेके हम आने वाले पैनल डिस्कशन में जा पाएं। तो मैं अब अनुरोध करूंगी संदीप जी से कि वो इस वीडियो को प्ले करें। जब जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। तेताना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। मैं सभी का उत्तर प्रदेश इंडिया रूरल कॉलेज में पुनः स्वागत करती हूँ। खाने के बाद भी आप लोगों का उत्साह बना रहे और बना रहेगा, आशा करती हूँ। अब हम अपनी चर्चा में दूसरे पैनल की चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं श्री मनीष सिन्हा सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। 20 वर्षों से अधिक विविध अनुभव के साथ सर ने नीति निर्माण, कॉरपोरेट रणनीति निर्माण, एसएमई वित्त पोषण, अवसंरचना वित्त पोषण, उद्यम पूंजी, क्षमता निर्माण और विकासात्मक पहलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने क्षेत्रीय कौशल में जोखिम प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन, निगरानी और वसूली गतिविधियां शामिल हैं। सर भारत में यूएनआईडीओ के एसएमसी विकास परियोजना के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी में प्रमुख रूप में कार्य किया है और चंडीगढ़ में सिडबी की शाखा में प्रभारी रहे हैं। आपने रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीईओ और सिडबी के सीआरओ के रूप में काम किया, जहां जोखिम प्रबंधन वर्टिकल का नेतृत्व किया और विभिन्न समितियों में भाग लिया। वर्तमान में आप सिडबी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी हैं, जहां आप उत्तर प्रदेश में संचालन की निगरानी करते हैं। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
साथ ही में हम श्री शास्त्रांत पटारा सर को भी बुलाना चाहेंगे, जो डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव के सीईओ हैं, एक प्रसिद्ध सामाजिक तकनीकी विशेषज्ञ हैं और 1988 से सामाजिक नवाचार पर केंद्रित रहे हैं। आपने वर्क फॉर प्रोग्रेस HSBC के एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एनवायरनमेंट और रॉकफेलर फाउंडेशन के स्मार्ट पावर फॉर रूरल डेवलपमेंट जैसी पहलों का नेतृत्व किया है। श्री पटारा जी रॉकफेलर फाउंडेशन के फेलो हैं, इंडो जर्मन विशेषज्ञ समूह पर हरित और समावेशी अर्थव्यवस्था पर कार्य कर चुके हैं और सीड पुरस्कार की जूरी सदस्य भी हैं। आपने भारतीय माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट फाउंडेशन और तारा ऊर्जा की स्थापना की है। सर, यू आर मोस्ट वेलकम टू द पैनल डिस्कशन टुडे। मैं सुश्री उषा विश्वकर्मा जी का स्वागत करती हूँ। वे रेड ब्रिगेड की संस्थापक हैं, जो लखनऊ में आधारित एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त बनाना है। रेड ब्रिगेड का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे निशस्त्र कला कहा जाता है, कई मार्शल आर्ट्स के तत्वों को मिलाकर महिलाओं को तेजी से और प्रभावी ढंग से आत्मरक्षा करने के लिए सक्षम बनाता है। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं और साथ ही में श्री नीरज आहूजा जी को भी बुलाते हैं कि वह आए और इस पैनल डिस्कशन को आगे लेके जाएं। आप सभी का स्वागत है इस इंडिया रूरल कोलॉक्वी उत्तर प्रदेश एडिशन के सेकंड सेशन में। और मैं उम्मीद करता हूं कि भोजन के पश्चात वाला ये सेशन आपके लिए उपयोगी और इंटरेस्टिंग रहेगा। हम लोग जो चर्चा आरंभ की गई थी सुबह में, यूपी को अगर हम देखते हैं $1 ट्रिलियन इकॉनमी अचीव करने में जो लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार का कि किस तरह से $1 ट्रिलियन इकॉनमी हो सकती है, तो पहले सत्र में हमने चर्चा किया कि एग्रीकल्चर, कृषि का एक बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश की इकॉनमी में और उसको कैसे हम लोग प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट की तरह देख सकते हैं, कौन सी वैल्यू चेन्स हो सकती हैं, उस पर हमने बात किया और कैसे महिलाओं का उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए जिससे कि हम लोग कृषि क्षेत्र से भी इनकम प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो दूसरा सत्र है, ये जैसे कि आप इसका नाम है वर्कफोर्स डाइवर्सिफिकेशन फॉर फ्लरिशिंग उत्तर प्रदेश। तो डाइवर्सिफिकेशन का अगर हम बात करें, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब इकॉनमीज मैच्योर होती हैं और अगर यूपी को भी $1 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य पूरा करना है, तो कृषि के क्षेत्र के साथ साथ जो सेकेंडरी क्षेत्र है, सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्र, जो इंडस्ट्री का क्षेत्र है, जो सर्विसेज का क्षेत्र है, वहाँ भी प्रगति करने की ज़रूरत है। और वहाँ पर वर्कफोर्स, जो अभी ज़्यादातर वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है, उसको सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी लाने की आवश्यकता है। तो आज इस सत्र में हम उस पर बात करेंगे कि क्या बैरियर्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश के सामने वर्कफोर्स को लेकर के, और क्या समाधान होने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं इसको हल करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रेजेंटेशन है अगर एक बार वो लगा दें, तो मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट सेट कर दूंगा इस सत्र के लिए और उसके बाद हम लोग चर्चा में जाएंगे। आप सभी आई गेस देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे आप देख रहे हैं इकॉनमी की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश ने पिछले कई सालों में काफ़ी प्रगति की है। सेकंड रैंक रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे देश में। और जो उत्तर प्रदेश जो है वो लीडर की तरह रैंक किया गया था। जो स्टार्टअप्स रैंकिंग है, कितने स्टार्टअप्स प्रमोट करने के लिए जिस तरह का एनेबलिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए देश प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। और हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स भी इस वजह से आए हैं। लगभग 1,80,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। और इसी तरह से यूपी को अगले 5 सालों में लगभग 7.5 लाख के इन्वेस्टमेंट्स की और बढ़ रहे हैं और उनके लिए प्रस्ताव भी किए गए हैं। तो इस तरह से एक काफ़ी प्रोग्रेस रहा है पिछले कुछ सालों में। नेक्स्ट स्लाइड। ये अगर देखें, हम लोगों ने एक डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट है जिसने अलग अलग पैरामीटर्स पे आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया है कि किसी भी क्षेत्र में इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या स्टेटस है। तो इसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं, इसमें 12-13 इंडिकेटर्स हैं। जैसे कि जो स्किलिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं वो 10 किलोमीटर के रेडियस में हैं। और जो बच्चों का या युवाओं का स्किलिंग का स्टेटस है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन स्किलिंग और एसएचजीज में। तो इस तरह के बहुत सारे इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए जो कि क्रूशियल हैं किसी भी जगह पर इकॉनमी को बढ़ाने के लिए, लोकल इकॉनमी को बढ़ाने के लिए। तो ये अगर हम देखें तो इस तरह से आप देखिएगा, ये जो एक हम लोग देख पा रहे हैं डाइवर्सिटी है जो वेस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में ज़्यादा इस तरह के इंडिकेटर्स देखने में आए हैं। वो क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा है बजाय कि ईस्टर्न और सदर्न में। सब इसमें जैसे अगर हम लोग देखें, एक जो क्रूशियल कह लीजिए सवाल है डाइवर्सिफिकेशन को अगर हम देखें तो दो तरीके से डाइवर्सिफिकेशन का बात कर सकते हैं। एक तो हमने जो बात किया कि कृषि के क्षेत्र में से हम लोग कैसे और इंडस्ट्री और सर्विसेज के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, तो वो एक डाइवर्सिफिकेशन का बात हुआ। उसमें अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रगति किया है। अगर हम 2019-20 में देखें और 1991 के कंपैरिजन में, तो जो स्टेट की जीडीपी है उसमें जीडीपी में कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है वो 70% से घट करके लगभग अभी 50%, 51% के आसपास हो गया है। और इसी तरह से इंडस्ट्री और सर्विसेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका 20% से बढ़ के 24% हो गया है। और वहीं इसी तरह से सर्विस सेक्टर में भी 24-25% हो गया है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, एक तो इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, हम कृषि से इंडस्ट्री की तरफ, सर्विसेज की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर हम डाइवर्सिफिकेशन का बात करें तो जो वर्कफोर्स है उसमें डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके का है, तो वहाँ एक जो चैलेंज देखने को मिल रहा है कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में, जो महिलाएं काम कर रही हैं चाहे कृषि के क्षेत्र में कह लीजिए या बाकी दोनों सेक्टर्स में, तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है उसमें काफ़ी बाधाएं आ रही हैं। आप जैसे ये ग्राफ भी देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, जिसे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है। और जो कैजुअल वर्क है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो महिलाएं खुद से अपना कुछ काम कर रही है, उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है। और दूसरी तरफ अगर हम ओवरऑल भी देखें कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स भी काफ़ी कम है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम लोग अगर नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। और अगर हम देखें रैंकिंग के मामले में भी, तो 28 स्टेट्स में 24 या 25 नंबर का रैंकिंग है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का। तो ये एक बड़ा समस्या और है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो पा रहा है, खासकर प्रोडक्टिव जो एंगेजमेंट्स हैं लेबर के। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, इसके ऊपर हम लोग और गहन चर्चा भी करेंगे, बट हमने 3 कैटेगरीज में कोशिश किया इसको बांटने का। एक तो सिस्टमिक बैरियर्स हैं, जो समाज के कुछ नॉर्म्स हैं या फिर जिस तरह से महिलाएं खुद को एज एन इकोनॉमिक एजेंट भी देखते हैं, तो कुछ उस तरह के सिस्टमिक बैरियर्स हैं जो कि बाधा क्रिएट करते हैं महिलाओं के लिए। इसी तरह से एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का भी प्रॉब्लम होता है।
जो जिसके कहेंगे जानकारी का अभाव भी एक बड़ा समस्या का कारण होता है। और एक जो हम लोग मोबिलिटी की बात करते हैं, सेफ एंड मोबिलिटी या जो एक्सेस का बात करते हैं, तो उस लेवल पे चैलेंजेस होते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। आई थिंक ये जो स्लाइड्स था इसके माध्यम से मैं जस्ट एक कंटेक्स्ट सेट करना चाह रहा था कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरह देखते हैं, तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनका हमको समाधान ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, और इसी के ऊपर आज हमारे साथ में पैनल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सो शुरुआत करते हैं। आई विल ऑल्सो ज्वाइन फ्रॉम देयर। तो मैं सर आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जो आपने ये देखे मनीष जी चैलेंजेस, और जो डाइवर्सिफिकेशन का हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? ये जो डाइवर्सिफिकेशन होना है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, उसमें जो समस्याएं भी हम देख रहे हैं और जो डेटा भी हमारे पास है, तो आप किस तरह से उसको देखते हैं, और क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए अगर हम लोगों को ये डाइवर्सिफिकेशन को इनकरेज करना है उत्तर प्रदेश में? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किया है ऑफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो अगर उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो टारगेट है उसको अचीव करना है, तो ऐसा कोई भी सेगमेंट सोसाइटी का नहीं हो सकता है जिसको हम लोगों को केटर नहीं करना होगा, जिनके जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस नहीं करना होगा, और उनको भी आगे लाके ऐसा एम्पावर करना होगा कि वो पूरे प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करें। नाउ ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसा आपने दिखाया था कि वेस्टर्न यूपी में काफी अच्छा है, सेंट्रल में कम है, ईस्ट में भी इम्प्रूव हो रहा है, काफी अच्छा वहां भी हो गया है। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि हर सेगमेंट में अगर आप जाएंगे तो जो ग्रास रूट रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, वेस्ट में ठीक है, आपको ओवरऑल कंट्रीब्यूशन स्टेट जीडीपी में अच्छा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, बट देन आप ग्रास रूट में जाएंगे वहां का इश्यूज अलग है। आप बुंदेलखंड रीजन में जाएंगे वहां पर टोटली डिफरेंट इश्यूज है जो कि एड्रेस करना होगा, और सेंट्रल में वहां पे इम्प्रूव हो रहा है, ईस्ट में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट देन अभी भी वहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो रिक्वायरमेंट है ग्रास रूट का वो टोटली डिफरेंट है। तो अब ये क्या रिक्वायरमेंट है उस पे अब हम लोग चले कि बेसिकली व्हाट आर द रिक्वायरमेंट जो कि हम लोगों को एड्रेस करना होगा। तो सबसे पहले जो आपने बताया दैट इज ऑफ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। मतलब सरकार ने बहुत काम किया है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी पॉलिसीज जो निकाली है एमएसएमईज के लिए, या जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है उसमें जो रिस्पांस आया है हर तरफ से, जो लॉ एंड ऑर्डर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो फिनोमिनल है। बट वो क्या है, अच्छा गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, बहुत सी योजनाएं हैं, उस पे भी काफी कुछ काम हुआ है। बट आप ग्रास रूट पे जाएंगे तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बहुत ज्यादा है। बहुत लोगों को अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं है गाँव में या और जगहों में कि क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या क्या फैसिलिटीज है, और उसको कैसे वो अवेल कर सकते हैं। तो दैट इज वन। सेकेंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज ट्रेनिंग का, कि लोगों को चलिए ये तो पता चल गया कि क्या फैसिलिटी है, कहाँ है, बट देन बिना प्रॉपर प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग या ट्रेनिंग के कोई भी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करके वो स्टार्ट कर देगा तो आई एम टेलिंग यू दैट इज डूम टू फेल। तो वो एक बिजनेस प्लानिंग का जो कल्चर है, वो हैंड होल्डिंग, मेंटरिंग, वो हम लोगों को प्रोवाइड करना होगा। हर लेवल पे जाके ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेडेशन कराना होगा। बहुत से स्किल्स हैं जो कि अब रिडंडेंट हो गए हैं, तो उनको रीस्किलिंग, अपस्किलिंग कराना होगा। तो इसमें सिडबी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पहल ली है जो मैं सोचता हूँ कि समझता हूँ यहाँ बताना चाहिए आप सबों को, कि उत्तर प्रदेश में 35 जनपद में डीआईसीज में हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बैठाए हैं। ठीक है, उनका काम ये है, उसको हम लोग स्वावलंबन कनेक्ट डेस्क बोलते हैं, और उनका काम है कि जो भी प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर है, एग्जिस्टिंग है, जो मान लीजिए उद्यमी है, काम कर रहे हैं, उनका तो ठीक है,
जो प्रोस्पेक्टिव है, जिनके पास एक बिजनेस आइडिया है, जिनको आगे बढ़ना है, अब उनको पता ही नहीं है कि फंड कहाँ से मिलेगा। बैंक के पास जाएंगे, बैंक 50 तरह के क्वेश्चन पूछेगी, उसको कैसे जवाब देना है, लोन कैसे मिलेगा, सब्सिडी कहाँ मिलेगा, ठीक है, सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन कहाँ दें। ये जो एंटायर स्ट्रेच ऑफ मेंटरिंग, हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, ये हम लोग 35 DICs में ये स्वावलंबन कनेक्ट डेस्क के थ्रू हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ये एक छोटा सा एफर्ट है, जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री था उसको हम लोग केटर करने के लिए ये हम लोगों ने एक पहल की है। और जो एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 1-1.5 साल में बहुत अच्छा रहा है। तो अब हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं कि बाकी जिलों में भी इसको एक्सटेंड करके पूरे स्टेट में ये प्रोवाइड किया जाए। सो आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट्स, आई थिंक मेरी यही रहेगी कि हर जगह का अपना रिक्वायरमेंट है, ग्रास रूट रियलिटी है, वो हम लोग को समझना होगा। एंड इस इंफॉर्मेशन डिसिमेट्री, आपको ट्रेनिंग, स्किलिंग, फाइनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो हम लोगों को प्रोवाइड कराना होगा। थैंक यू जी। बहुत आपने इम्पोर्टेंट एक बात कही कि जहाँ पर लोकली जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और हमने वेरिएशन भी देखा, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेरिएशंस हैं। तो जहाँ जिस तरह का पोटेंशियल है, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, उस तरह की लोकली नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनको सुविधाएं उपलब्ध कराए और जहाँ पर वो हैं वहीं पर उपलब्ध कराएं। इसमें सर इसी को अगर एक मैं और आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूँ, जो मुख्य एक चैलेंज देखने को मिलता है वो है एक्सेस टू फिनेंस। तो उसको लेकर के आपके क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरह से हम लोग उसको सुगम बना सके कि ताकि जो महिलाएं हैं, युवा हैं, अगर वो खुद का उद्यम स्थापित करना चाहे तो उनको ये फाइनेंस का जो चैलेंज है वो सुगम हो सके। इसमें मैं आपको बताता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ जो हम लोग कर रहे हैं। कि एक जैसे गोरखपुर में आपको पता होगा कि केले का काफी ज्यादा ये है, और केले का जो थंब होता है उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, उसका मतलब समझिए सॉर्ट ऑफ वेस्ट होता है। तो उसमें एक टेक्नोलॉजी है कि केले के थंब से उसका फाइबर निकाल के उससे बहुत तक आजकल नए नए तरह के काम स्टार्ट हो गए। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हाँ ठीक है, गोरखपुर में ये एक पोटेंशियल है, ये गैप है जहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं। एंड हमने वहाँ पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, और एक इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के थ्रू हम लोग एक इंटरवेंशन कर रहे हैं, जहाँ पे करीब 100 महिलाओं को ये ट्रेनिंग दिया जाए कैसे वो केले के थंब से वो निकाल के उससे वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगी। नौ ये तो हो गया। अब दूसरा या फिर हम लोग अगर ये गोंडा का लेते हैं, गोंडा में कॉर्न है, कॉर्न अगेन इस ODOP है वहां पर, और बहुत से वहाँ काम होते हैं। बट देन हमने देखा कि महिलाएं उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो हमने एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन किया एक पार्टनर के थ्रू, वहां पर महिलाओं को लेके हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें कॉर्न से कैसे वो बिस्किट्स बना सकती हैं या और तरह तरह के फूड प्रोडक्ट्स बना के और प्रॉपर हाइजीनिक पैकेजिंग करके उसको ब्रांडिंग करके उसको बेच सकती हैं। तो ट्रेनिंग तक तो ठीक है, ओके। ये एक्सपीरियंस हमारा रहा कि ट्रेनिंग को अगर आप एक लॉजिकल एंड पे नहीं ले जाएंगे तो बहुत जल्दी वो एंटायर एफर्ट विल गो वेस्ट, पीपल विल गो बैक टू व्हाट दे बीन डूइंग। तो इसलिए नेक्स्ट लॉजिकल जो हमारा एक्सटेंशन था कि सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देना है, क्रेडिट कनेक्ट एंड मार्केट कनेक्ट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एंड वो हर लेवल पे हर महिला को जो भी एंटरप्राइज सेटअप करना चाह रही है उनको कराना है। फंडिंग का जहां तक बात है, जो पार्टनर है इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सिडबी की अपनी वो प्रयास स्कीम है, MFIs है, बैंक्स के थ्रू है, गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं हैं, वो उनके थ्रू उनको फंडिंग प्रोवाइड कराना है और उनको मार्केट से कनेक्ट कराना है। मार्केट से मतलब आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट तो है ही, बहुत लोग उस पर कर रहे हैं। बट मैं बताना चाहूंगा ONDC के बारे में, जो कि गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है। तो अमेजोन में आपको आई बिलीव 30-35% कमीशन लग जाता है, बट ONDC इज गवर्नमेंट का, एंड वहां पर आपको मार्केट भी मिलता है एंड बहुत कम कमीशन पे है। सो फंडिंग के लिए वी हैव आवर टीम एंड वी मेक इट मैंडेटरी कि वो जो भी ट्रेनिंग होगा अगर वो इंटरेस्टेड है तो उनको फंड्स आप कहीं से भी अरेंज कराइए। बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, MFIs है, प्रयास स्कीम है सिडबी की जिसमें कि वो एकदम छोटे लोन्स देते हैं, वो हम लोग इंश्योर करते हैं। Thank you, sir. I think again very important points you talked about
कि किस तरह से हम लोग ट्रेनिंग के साथ में टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट को भी साथ में देखें, एक साथ ही एक पूरा पैकेज की तरह, तभी इसको हम सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो विद दिस पैट मैं आपकी तरफ आता हूँ, एंड you have wide experience of promoting and looking after programs to create diversification in rural workforce, be it entrepreneurship or skilling based engagement. तो आप किस तरह से देख रहे हैं, what are the strategies that you see specifically in the context of Uttar Pradesh rural and also in the context of women in rural areas? क्या strategies you would say work to help rural workforce diversification? थैंक यू नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू TRI एंड एवरीवन हियर। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुर्सी मोड़ सकता हूँ थोड़ा, क्योंकि जब मैं पहले सेशन में वहां बैठा हुआ तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी कि जो इस साइड के वक्ता थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। थैंक यू। I mean the room seems full now, so thank you. Just आपके सवाल का जवाब देने से पहले 1.5 मिनट का समय लूंगा। जस्ट हम इस चीज को जिस नजरिए से देखते हैं वो शेयर करने के लिए। यदि हम वर्कफोर्स डाइवर्सिफिकेशन, कार्यबल विविधता की बात करते हैं, व्हाट आर वी एक्चुअली लुकिंग फॉर? एक हमारे मन में आता है कि हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, नेचर ऑफ वर्क में डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, और इसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है कि वो नंबर्स में भी दिखना चाहिए। आपने नंबर्स प्रेजेंट किए थे उत्तर प्रदेश के, कि अल्टीमेटली how many people are meaningfully engaged in dignified work, right, should be in socio-economic terms an outcome of whatever you're doing in workforce diversification. But हमारे ऑर्गेनाइजेशन की नजर में इससे रिलेटेड एक और पहलू है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि हाउ डू यू बीट द ऑर्गेनिक रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, राइट? वर्कफोर्स डाइवर्सिफिकेशन तो होता ही है। आज से 400 साल पहले शायद 3 ऑक्यूपेशन थे जिसमें लोग ऑक्यूपाइड थे। वो धीरे धीरे बढ़ता गया। एज रिसेंटली एज द 80s, जब मैं कॉलेज जाने की मेरी बारी हुई तो हमको ये बताया जाता था कि आप जो है या तो इंजीनियर बनिए या डॉक्टर बनिए। एंड द फैक्ट कि मैंने आर्किटेक्चर किया वो अपने आप में भी एक बड़ा डाइवर्सिफिकेशन माना गया था, राइट? कि ये डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना, इसने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी। आज ये हालत हो गई है कि देयर आर probably hundreds of options available. So workforce diversification, at least in terms of nature of work, right, is growing. And I think अगर inclusion की भी हम बात करें, the argument would be made, at least the government would argue through its numbers, कि diversification हो रहा है. I think we're seeing, when we come to women, we are seeing a little bit of distress in terms of workforce participation, which is something to worry about, even by the government's own admission. But the point I'm trying to make is कि जो organic rate है, उसको आप beat कैसे करेंगे? How do you accelerate workforce diversification so that you can go much faster than what would have been the organic rate of workforce diversification? And this is something which I think we often forget. And it's very, very important if you want to set goals, right? It makes all the difference whether you're looking at it from the economy point of view, workforce participation point of view. आप तो पहुंच ही जाएंगे $1 ट्रिलियन पर, राइट? आप एक दिन पहुंच ही जाएंगे ऐसी हालत पर कि जिसको मैं मीनिंगफुल और डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट बोलता हूँ, कम से कम 60-70% जो है आपका पॉपुलेशन, वर्किंग एज में पॉपुलेशन, वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा। बट द क्वेश्चन इज, विल यू डू इट बाय 2060 और विल यू डू इट बाय 2040 और विल यू डू इट बाय 2030, राइट? सो रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ when we come to, and I'm sorry I took so long, अब मैं आपके सवाल पर आ रहा हूँ कि alternate strategies या तरीके क्या अपनाए जा सकते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस में you are
dealing with something which is very complex. It's at a very large magnitude, and therefore simplistic responses will not work. ये आसानी से हल होने वाली चीज नहीं है, और हमारा ये मानना है कि जो शायद कमी इस वक्त रह जाती है वो ये है कि जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि काम के क्या क्या जो है अपॉर्चुनिटीज निकल कर आएंगी, तब हम रिलाई करते हैं गवर्नमेंट पे या फिर बिजनेस इंडस्ट्री पे, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड टू सम एक्सटेंट माइक्रो एंटरप्राइजेस। और दूसरे एंड पर जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो वी पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस इन टर्म्स ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, जिससे कि जॉब रेडीनेस बढ़ जाए। पर इसको हम डिफाइन करते हैं एक बाइपोलर तरीके से और एक वर्टिकल तरीके से कि अपॉर्चुनिटी का कैपेसिटी के साथ हमको मैच करना है। एंड व्हाट वी हैव फाउंड इज, हम लोग भी वो काम करते हैं, मतलब CSR की फंडिंग लेकर हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, उनको जो यूथ उसमें स्किल होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करते हैं। बट वी ऑल्सो रियलाइज दैट दिस इज गोइंग टू हैव वेरी लिमिटेड इम्पैक्ट, राइट? आप जितने भी रिसोर्सेज लगा दोगे, ट्रेनिंग जितना भी दे दोगे, एम्प्लॉयर्स को जितना भी अलाइन कर लोगे जॉब अपॉर्चुनिटीज देने में, उसमें you will never be able to reach the numbers that you need to, accelerate employment in the country, let alone do it in a manner where the workforce is being diversified. And therefore, what we have been working on a lot in, the last, I would say 10 to 12 years at least, is कि वो connection कहाँ बनता है, right? It's not a simple equation between opportunity as put forth by the employer and capacity as put forth by the person who wants a job, right? बीच में आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें उद्यमिता जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम निकल कर आया है, जिससे कि आप खासतौर से जो सूक्ष्म उद्यमी हैं उनके माध्यम से, और उसमें भी खासतौर से जो महिलाएं हैं उनको यदि आप उद्यमिता की तरफ प्रेरित करें तो नए नए प्रकार के बिजनेस लगेंगे, बड़ी संख्या में लगेंगे, और ऐसे लोगों को जिनको के आमतौर पर शायद रोजगार नहीं मिल पाता, वो भी रोजगार से वंचित नहीं रहेंगे, उनको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस पर आगे यदि समय होगा तो थोड़ा और चर्चा करना चाहूंगा कि उद्यमिता से किस तरह से you can unlock a lot of potential, you can unleash energies which would otherwise not have existed. बट इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, और वो है इकोसिस्टम का। हमारी एक्सपीरियंस ये कहती है कि वर्टिकल जो लिंक्स बनते हैं, आमतौर पर जैसे लोग बात करते हैं कि उद्यमिता में सफलता पाने के लिए आपको मार्केट लिंकेज बनाना पड़ेगा, या और तरह के फाइनेंस इज आल्सो सीन एज अ वेरी वर्टिकल फ्लो, राइट? फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू लेंडर्स टू द पीपल हु आर बाइंग लोन्स, राइट? उसको अगर मैं आपको डायग्राम बनाने के लिए बोलूंगा तो फाइनेंस को आप ऊपर से नीचे तक ड्रॉ करोगे, शायद ही आप हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करोगे। एंड आवर एक्सपीरियंस हैज शोन कि अगेन अगर आपको अनलॉक करना है पोटेंशियल, आपको रिसोर्सेज जो है टेबल पर लाने होंगे जो कि आम तौर पर आप नहीं समझते एग्जिस्ट करते हैं, और आपको वर्कफोर्स में एंट्री और उसमें डाइवर्सिफिकेशन का रेट बढ़ाना होगा, तो you'll have to look at horizontal ecosystems, and this is something that I think we've done with some amount of success. यूपी में अब 60 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप कोलिशंस एक्टिव हैं, मतलब जिला स्तर पर उद्यमिता के जो मंच हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा सफल है वो विंध्याचल उद्यमिता मंच है मिर्जापुर में। पिछले 3 साल से जो वहां पर आरसेटी हैं, बैंक हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लोग, बैंक्स मैंने बोल दिया है, एनजीओज, वो सब 1.5-2 महीने के अंतराल पर मिलकर एक दूसरे की समस्याओं का समाधान निकालते हैं, और उसका एक रिजल्ट ये हो गया है कि हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है, एंड दे आर मोटिवेटेड कि हम एक दूसरे को स्ट्रेंथन करें। तो ये एक उदाहरण है एक हॉरिजॉन्टल मैकेनिज्म का, जिसमें आप एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, जिससे कि मुझको लगता है रिजल्ट्स
एक तो तेजी से आएंगे और दूसरा सबसे बढ़िया बात है कि कम खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि आप 1-to-1 खर्चा नहीं कर रहे हैं एक एंटरप्राइज डेवलप करने के लिए या 10 नौकरियां लगवाने के लिए। आप एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें से कि वो अपने आप ही जो है साधन निकल कर आते हैं जिनके आधार पर वो कर सकें। लास्ट एक पॉइंट, हम लोग वर्कफोर्स डाइवर्सिफिकेशन यदि हमारा ऑब्जेक्टिव है, we will have to remember, because of what I was saying early on account of the complexity and the magnitude of the challenge that we're facing, that workforce diversification has to be matched with resource plurality, right? Schemes, खाली schemes चलाने से काम नहीं चलेगा, right? मतलब that's a very unidimensional kind of approach to things. आपको plurality चाहिए होगी in terms of the kinds of resources, where they're coming from, etc. So with those thoughts, I just stop. There are a few examples maybe I could come back to later. Thank you. Thank you very much, Pat. In fact, these were very critical, insights that you shared in terms of how do we look at creating and looking at entrepreneurship as an alternative to workforce diversification. So with that, I will come to Usha ji. हम लोग जो बात कर रहे थे कि एक तो जो पैट ने भी बताया कि हम लोग सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन के लिए देखें, पर एक जो बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश के सामने, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है और भी राज्यों की है, पर उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है कि महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। जैसे आपने देखा, कम है नेशनल एवरेज से भी, और एक तरह से पूरे देश में ही ये समस्या है, पर उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा जघन्य है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे कारण हैं कि महिलाएं जो है ये लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, और आपके नज़रिए में किस तरह के स्ट्रैटेजी उत्तर प्रदेश को अपनाने की ज़रूरत है ताकि हम महिलाओं को और प्रोत्साहित कर सकें लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज जो सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना पूरा करने के लिए, तो ये जो सपना पूरा होने का जो हम देख रहे हैं, तो ये एक प्रकार से ऐसा हो गया कि जैसे हम भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सपना पूरा होने का देख रहे हैं। और अगर ये सपना पूरा हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में गरीबी मुक्त और बेरोजगारी मुक्त अपने आप हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि अगर हम इस देश को देखें, उत्तर प्रदेश को देखें, कि जब भी यहाँ पे ये सोने की चिड़िया रहा है तो उसमें महिलाओं की अगुवाई और उनकी भागीदारी से ही रहा है, और आज भी जब ये होगा तो उन्हीं की अगुवाई और भागीदारी से होगा। लेकिन आज वो पिंजड़े में कैद हैं, उनको हमें निकालना होगा और उनको खुद भी निकलना होगा। लेकिन वो निकले कैसे? क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा जो डर है वो हिंसा का है। वो बाहर निकल रही हैं तो वो हिंसा हो रही, घर में भी हो रही है। लेकिन अगर हिंसा से उनको बचना है, और उससे जो उनका पहला सपना होता है कि हिंसा मुक्त जीवन का, हर औरत चाहती है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन हिंसा मुक्त हो, तो इसके लिए सरकार को बहुत सारे आयोजन करने चाहिए और कर भी रही है। मिशन शक्ति, जैसे मैंने आपके स्क्रीन पर देखा, मिशन शक्ति चला रही है, बहुत सारे ऐसे जागरूकता कार्यक्रम करा रही है कि वो आत्मनिर्भर बने। लेकिन उनको हमारी संस्था भी करा रही है, अभी तक 2.25 लाख लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी। उनको ये जानना होगा और चाहना होगा कि वो किसी पर डिपेंड ना रहें कि कोई मेरी दूसरी रक्षा करेगा आकर के। वो खुद उनको रक्षा करना सीखना होगा ताकि उनके अंदर साहस आ जाए। लेकिन उससे भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारी जो आत्म छवि अभी तक बनी है और जो दिखाई जा रही है, प्रेजेंट की जा रही है, वो बड़ी कमजोर प्रेजेंट की जा रही है। कभी कभी हमको दुर्गा शक्ति बता दिया जाता है, लेकिन सच में जो हमारी आत्म छवि है वो बहुत कमजोर है, तो उससे भी हमारी ताकत नहीं निकल आ रही है। तो हमें लगता है सरकार को, और वो कर भी रही है, कि हम बहुत दूर ना जाएं, 1857 से अभी तक आ जाएं। स्त्रियों की जो उनकी ताकत देख रहे हैं कि जिस भूमि पे हम खड़े हैं, हम आजाद देश में खड़े हैं, और यहाँ पे जब ये लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हजारों महिलाओं ने अपनी आहुति दी, अपनी कुर्बानी दी। लेकिन आज वो सारे चेहरे इतिहास में
धुंधले हैं और हम नहीं देख पा रहे हैं। हम में जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है वो एक अलग ही ताकत की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। हम क्या है, हम बड़े कमजोर हैं, ये दिखाया जा रहा है। तो सरकार की एक अच्छी कोशिश है कि आज स्कूल कॉलेजों में जो किताबें आ रही हैं उसमें कुछ उन्होंने कोशिश की है वीरांगनाओं को डालने की। तो ये तो जरूर करना होगा कि हमारी छवि मजबूत करना होगा ताकि हम खुद निकल सके। आत्म छवि की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सब मनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में अगर हम पूछे तो शायद ही हम अपने आप से रिलेट कर पाए, एक लड़की रिलेट कर पाए। लेकिन जब हम राष्ट्रीय महिला दिवस की बोलते हैं तो उस महिला को हम देखते हैं, उस महिला को हम सुनते हैं और समझते हैं, और वो कहती हैं कि मुझे स्त्री होने पे गर्व है। तो महिलाओं की आत्म छवि को लेकर के काम करना होगा सरकार को और समाज को। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि अगर ये काम हो पा रहा है तो उत्तर प्रदेश में आप 1 करोड़ महिला उद्यमी को तैयार कर दीजिए, अपने आप जो ये सपने की बात कर रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। और एक बड़ा अच्छा नारा है कि वी कैन, कि हम सब महिलाएं तैयार हैं, हमें मौका तो दीजिए, हम तैयार हैं। वी कैन, वी कैन, वी कैन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू पे बात किया कि एक तो समाज कैसे देखता है महिला को, उनकी खुद की छवि, महिला अपने आप को कैसे देखते हैं, और हिंसा अभी आपने बताया एक कारण है। एक ऑफन जो बात होती है और कई फोरम्स में मैंने सुना है कि आपका स्वास्थ्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लेना है तो स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। अगर आप खुद अच्छी तरह से महसूस नहीं कर रहे हैं, खुद स्वस्थ नहीं हैं, तो आप ना ही कोई उद्यम ठीक से कर पाएंगे, ना ही अपने लिए आजीविका उपार्जन कर पाएंगे। उसको लेकर के आपका क्या पर्सपेक्टिव है उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में महिलाओं का स्वास्थ्य को लेकर के? क्या समस्याएं हैं और किस तरह से उसके लिए कुछ किया जा सकता है? देखिए, फिर हम वही आएंगे कि आत्म छवि को लेकर के हम सुबह उठते हैं और हम अपने परिवार पे ध्यान देते हैं। हम तो रहते ही नहीं ना केंद्र में, हमारी तो कोई चिंता ही करने वाला नहीं है। तो जिस दिन औरत को ये पता चल जाएगा कि हमारी जो आत्म छवि है स्ट्रांग है और वो होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, तो शायद हर स्त्री अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी और उसके साथ में जो परिवार है उसका वो भी ध्यान रखेगा। तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि ये तो एक विषय ही नहीं रह जाएगा कि स्वास्थ्य कहीं बीच में आता है। तो थैंक यू। तो ये भी एक हम लोगों ने पहलू पे बात किया। हम लोगों ने अगर देखें कि एक तो हमने बात किया कि क्या करने की आवश्यकता है। सर ने बताया कि हम लोग को लोकली वहाँ के रिसोर्सेज को देखने की आवश्यकता है। शशांक ने भी बात किया कि वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इकोसिस्टम लेवल पे काम करना पड़ेगा और हम लोगों को इस तरह के इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा वहाँ पे। और साथ ही साथ हमको समाज के साथ और सरकार को भी इस तरह की नीतियाँ बनानी पड़ेंगी जिससे कि महिलाएं आगे आ सकें। इसको आगे बढ़ाते हुए कॉन्वर्सेशन को सर, ये जो पूरा समस्या है कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन किए जाए, इसमें अगर हम लोग देखें तो सरकार का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। कुछ चीज़ें आई भी हमारी बातचीत में, पर अगर हम इसको थोड़ा सा और अनपैक करें कि आपके हिसाब से मैं एक एक करके आप तीनों के उसमें इनपुट्स लेना चाहूँगा कि सरकार का क्या रोल हो सकता है, किस तरह की सरकार को नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है, किस तरह के इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, क्या करने की आवश्यकता है जिससे और ज़्यादा महिलाएं जो है लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ, और साथ ही साथ हम लोग कृषि के क्षेत्र के अलावा भी इंडस्ट्री के क्षेत्र में, सर्विसेज के क्षेत्र में जा पाए, वहाँ भी लोगों को नौकरियां मिल पाए, लोग अपने उद्यम स्थापित कर पाए। और खासकर हम लोग अगर इसको ग्रामीण और महिला के कंटेक्स्ट में बात कर पाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में और महिलाओं को कैसे सपोर्ट किया जाए, तो किस तरह की सरकार की कुछ इनिशिएटिव्स होना चाहिए, पॉलिसीज होना चाहिए जो कि इसको और गति देगी अगर हमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करना है। इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग वेट करेंगे कि एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट हो जाए, एक आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैकेनिज्म, जो मशीनरी है,
जो सपोर्ट मैकेनिज्म है सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाए एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग फॉर इट, तो फिर वो मुश्किल है, वो कभी नहीं हो पाएगा एंड वो फिर हम लोग ये प्लान ही रह जाएगा। सो ये करना चाहिए कि जो भी पर्सपेक्टिव है, जो भी हमारा ये प्रपोजल है, जो भी एक्टिविटी हम करना चाहते हैं और हमारा सेक्टर है, वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग। छोटा भी कंट्रीब्यूशन हो बट लेट स्टार्ट वर्किंग। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा जो सिडबी ने पिछले एक साल में जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की तरफ, बेसिक आइडिया ये हमारा जो भी इनिशिएटिव रहता है ग्रामीण क्षेत्र में कि महिला सशक्तिकरण, और वो कैसे होगा, तो वो बेसिकली होगा उनको स्किल्स प्रोवाइड करके, जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, अगर उनके पास स्किल है, अगर रिडंडेंट हो गया उसको कैसे अपस्किल करना है, रीस्किल करना है, सो दैट वो कंट्रीब्यूट कर सकें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ सके, फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सकें और सोसाइटी में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने जो सबसे पहले मैं कुछ इनिशिएटिव जो हम लोगों ने लिया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोएडा के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ नोएडा आपको सब पता होगा कि रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी क्लस्टर है, और वहाँ से काफी एक्सपोर्ट हाउसेस हैं जो यहाँ पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, वहाँ के आसपास के गांवों से करीब 100 महिलाओं को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके स्पेशलाइज स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी पे ट्रेनिंग दी, और ये ट्रेनिंग करीब 3 महीने का ड्यूरेशन का था। और एट द एंड ऑफ द डे हमने पाया कि मेजॉरिटी जो विमेन थी, जो महिलाएं थी, वो अपना खुद का एंटरप्राइज चलाना चाह रही थी, रादर देन गोइंग एंड वर्किंग एक कोई एक्सपोर्ट हाउस के साथ, कोई फैशन हाउस के साथ, वो सब अपना करना चाह रही थी। तो दिस वाज अ गुड एक्सपीरियंस, जो हमको लगा कि अगर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए, अगर उनको फंडिंग, स्किलिंग, ट्रेनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए और मार्केट के लिए भी, तो वो डेफिनेटली आगे कर सकती हैं और काफी काम करेंगी। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो प्रोग्राम लिया वो वाराणसी में लिया, जो कि आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पता होगा कि फ्लावर वेस्ट से अगरबत्ती और ये सब बनाने का, तो वो वी हैड डिस्कशंस वहां पर, एंड वहां पर हम लोग करीब 200 महिलाओं को वहां के रूरल एरिया से पिकअप किया, और अगेन एक पार्टनर एजेंसी के थ्रू में उनको ट्रेनिंग दी गई। और ये स्पेसिफिकली जो फ्लावर वेस्ट था, ये काशी विश्वनाथ टेम्पल का था, और जो वो बॉक्स था उस पे भी लिखा गया काशी विश्वनाथ टेम्पल के फ्लावर वेस्ट से है। एंड दैट अगेन गेव अ लॉट ऑफ बूस्ट कि भाई वो एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, तो वो वहाँ का लोकल रिक्वायरमेंट था, एंड बहुत सी महिलाओं ने उसका फायदा उठाया। और अभी काफी, आपको विश्वास नहीं होगा, उनको अभी अमेरिका से भी एक ऑर्डर आया है, दे गॉट एन ऑर्डर, एंड वो अब समूह में काम कर रही हैं और काफी इंडिपेंडेंटली और अच्छा काम कर रही हैं। तो ये एक हुआ। फिर हम लोगों ने अभी एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो अमेठी में किया है, जहाँ पे मूंज को लेके, अब हम सब ने बचपन से देखा होगा कि मूंज से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं बहुत लिमिटेड टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब ने वही देखा होगा, वो एक डलिया टाइप का होता है, कुछ पेन स्टैंड होगा, हाँ डलिया, हाँ, तो यही सब रहता है। तो अब आइडिया क्या है कि मार्केट रियलिटी बहुत चेंज हो गई। तो हम लोगों ने जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, वहां पे एक डिजाइन एक्सपर्ट को लाया है जो कि नए प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहा है, नए प्रोडक्ट में उनको ट्रेनिंग देगा, और उनको वहां से हम लोग हेल्प करेंगे सो दैट वो इंडिपेंडेंट हो सके और अपना प्रोग्राम कर सके। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि लेट अस नॉट वेट कि अच्छा सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की नहीं है, ठीक है, जो भी केपेबल है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम लोग सबको मिल के काम करना चाहिए, जिससे जो भी कंट्रीब्यूशन है सरकार का, जहां तक है मैं जो देखता हूँ ग्रास रूट पे कुछ थोड़ा सा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, जहाँ पे हम लोगों ने भी फील किया है कि जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं उनका एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म थोड़ा वीक हो जाता है, जिससे क्या होता है कि एक बार तो कुछ स्टार्ट हुआ बट देन वो बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक एरिया है जहाँ डेफिनेटली आई वुड फील कि थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग और चाहिए, और जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स को हम लोग को थोड़ा सा और मजबूत बनाना होगा और आगे करना होगा। इसी से पिक करते हुए पैट, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आपसे जो बात भी हुआ था, तो एक तो ये जैसे समझ बन रही है कि एक तो
हम लोगों ने चर्चा किया कि सरकार को कुछ इस तरह की नीतियां बनानी होंगी, कुछ इस तरह का इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जिससे कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बन पाए इन जनरल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और महिलाओं के लिए। पर अगर हम लोग प्रैक्टिशनर्स का बात करें, काफ़ी सारी संस्थाएं जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और हमारे ऑडियंस में भी काफ़ी लोग हैं, तो उनके लिए अगर हम बात करें, किस तरह से आप एंटरप्रेन्योरशिप को सजेस्ट करेंगे कि हम लोग प्रमोट कर सकें ताकि वो जो है माइक्रो और नैनो एंटरप्राइजेस सेटअप कर पाएं, जिससे कि अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए उपार्जन कर पाएं और जो ये पाए है इसको बड़ा कर पाएं, इकोनॉमिक पाए को, लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा पाएं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का आपका जो बात आप उसको और गहराई से बात करना चाह रहे थे, तो स्टेक होल्डर्स के लिए आपका क्या सजेशन होगा, किस तरह से इस मुद्दे को देखा जाए और क्या इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं उसके लिए? थैंक यू नीरज। एक आपके इस पॉइंट पर अपने विचार व्यक्त करने से पहले मैं उषा जी के एक बात को थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहूंगा, उसको एम्फसाइज करना चाहूंगा। इन्होंने जो पॉइंट बोला कि जो सेल्फ अवेयरनेस है खासतौर से महिलाओं में, और मैं जो यंग महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं, आई थिंक शुरुआत वो वहां से होगी। उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, न केवल उनकी जिंदगी बदलने में बल्कि हमारे जो बड़े बड़े गोल्स हैं उसको पूरा करने में। एंड द थॉट दैट वाज गोइंग थ्रू माय माइंड वाज कि हम जब इस ट्रांजिशन की या इस चेंज की बात कर रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर करना चाह रहे हैं, तो सिस्टम साइंस हमको ये सिखाता है कि आपको पॉजिटिव फीडबैक लूप्स चाहिए होते हैं उस सिस्टम में। मिर्जापुर में जो 110 महिलाएं हैं जिन्होंने हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला, उन्होंने जो आर्य समूह बनाए हैं और आर्य मंच बनाया है बैटरी पावर्ड रिक्शा, ई रिक्शा चलाने के लिए, उसकी उत्पत्ति जो है उस आइडिया की एक बहुत सिंपल चीज से हुई थी कि लड़कियां जो हैं वो आसानी से स्कूल जा सकें। जो सबसे पहली महिला ई रिक्शा ड्राइवर थी और उनके साथ जो और लोग जुड़े, उनको इस बात की बहुत चिंता थी और उनकी कम्युनिटी में रहने वालों को भी चिंता थी कि हमारी लड़कियां जो है वो आसानी से स्कूल जा पाए। और वो एक उन लोगों के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल गया। आज 110 महिलाएं जो हैं वो मतलब रोज ना केवल रोजी रोटी कमा रही हैं बल्कि अपने फैमिलीज के वो प्राइमरी अर्नर्स बन गए हैं। लेकिन जिस पॉजिटिव फीडबैक लूप की मैं बात कर रहा हूँ उसमें उनकी पूरी कम्युनिटी को, खास तौर से जो लड़कियां हैं, यंग लेडीज हैं, कॉलेज जाने वाले भी, उनको फायदा हो रहा है। और ये एक तरह से मतलब इकोनॉमिक सोशल दोनों चीजों को, और इस पर्टिकुलर केस में इवन इन्वायरमेंटल, बिकॉज वो बैटरी रिक्शा से पोल्यूशन वगैरह नहीं होता है, तो आपको सारे बेनिफिट्स जो है इसमें मिलते हैं। और इस तरह के कनेक्शंस हमको ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि मोटिवेशन, हम आप सरकार के सवाल का सरकार के रोल का सवाल पूछ रहे थे। गवर्नमेंट्स काफी कुछ कर सकती हैं, बहुत कर भी रही हैं और भी कर सकती हैं, बिजनेसेस कर सकते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा बदलाव का, राइट? और खास तौर से यदि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो आपको मोटिवेशन कहीं और से जगाना पड़ेगा, राइट? वो खाली इस बात से नहीं मोटिवेशन जागेगा कि आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, लोन लेके मैं करूंगी क्या, राइट? और क्यों करूं, मतलब आप मुझे 10 बिजनेस भी बता दोगे लेकिन मैं क्यों करूं, उस पर थोड़ा सा जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है जब हम महिलाओं की बात करते हैं। टू योर क्वेश्चन, in terms of what key stakeholders could do, जैसे यहाँ पर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज भी हैं और भी स्टेकहोल्डर्स हैं। I think we have to understand that one of the most important things, or actually two of the most important things they can do, is to innovate and to contextualize, right? Innovation, I think many, in fact, I would argue most of the solutions which ultimately become effective or lead to impact at ground are very bottom up. वो endogenous होते हैं, वो जमीन से निकलते हैं। इनोवेशन लाइक वो लोगों की भागीदारी से निकलते हैं।
इस प्रकार के इनोवेशन, इस प्रकार की नई चीजें जो लोगों के काम आते हैं, राइट, वो जमीन से निकलते हैं। और जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे आप गैर सरकारी हो या सरकारी हो, आई थिंक उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि वो इनोवेशन को पनपने दें, राइट। एट द अदर एंड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कॉन्टेक्चुअलाइज, क्योंकि सारी चीजें बॉटम अप नहीं हो सकती, ठीक है। देयर विल बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए 12,000 करोड़ रुपए अनाउंस करेगी, राइट। लेकिन यदि उस पहल का ट्रांसलेशन ऐसा हो कि भारत के जितने भी 680 जिले हैं उसमें वो स्कीम उसी तरह से चलाई जाएगी, तो फायदा तो होगा ही नहीं, हो सकता है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो। तो आपको जो है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की भी बहुत जरूरत है, और उसमें लोकल एक्टर्स, जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल उद्यमिता इकोसिस्टम्स की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम्स की बात करते हैं, तो these two factors are very prominent on people's minds. How do you promote innovation and how do you promote contextualization? क्योंकि problem solving आपकी वहीं होती है। There are more obvious things to work on. जैसे हमारी संस्था में बहुत दिनों से मानना है कि आपको फिट निकालना पड़ता है, फाइनेंस, इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर फिट बैठ गया तो काफी काम हो जाएगा। तो ये ऑब्वियस चीजें हैं जिसपे कि हमको काम करते ही रहना पड़ेगा, लेकिन आपके सवाल के जवाब में मैं इन दो चीजों को हाईलाइट करना चाह रहा था, इनोवेशन एंड कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। थैंक यू। Very important. So thank you. I think I will again circle back to Usha जी. इसी पॉइंट से दोनों ही चीज़ों पे हमने बात किया। एक तो आपके लिए, अगर आपको लगता है कि सरकार के लिए कुछ और इस तरह के नीतियाँ होनी चाहिए या कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए जिससे महिलाएं जो है और आगे बढ़ करके पार्टिसिपेट कर पाए वर्कफोर्स में। और दूसरा जो पैट भी बोल रहे थे, आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए जिससे कि हम लोग जो वो बात कर रहे थे ना कि उनका खुद का मोटिवेशन कैसे बढ़ाया जाए। एक समस्या ये भी है कि महिलाएं भी खुद को अपने को एक इकोनॉमिक एजेंट की तरह नहीं देखते हैं। कई जगह आप देखेंगे कि वो उस तरह से अपने आप को परसीव ही नहीं करते हैं। तो क्या उसके लिए किया जा सकता है जिससे कि महिलाएं, एक तो उनके लिए बैरियर्स कैसे कम करें, सरकार क्या कर सकती है, सिविल सोसाइटी क्या कर सकती है, और दूसरा हम महिलाओं को कैसे और इनकरेज करें ताकि वो आगे आकर के लाइवलीहुड्स में या एंटरप्रेन्योरशिप में अपना भागीदारी कर सकें। देखिए, बाकी बात तो आप सबने कर दी है, सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, लेकिन जो उदाहरण दिया है वो पर्याप्त नहीं है। आज अगर हम फिर बोलेंगे कि इस सभा में औरतें कम हैं, तो यहाँ तक आने दिया गया है क्या? अगर हम गांव में पढ़ रहे हैं तो कक्षा 5 तक ही बंद हो गया वो हमारा 10वीं तक जाना। अगर कक्षा 5 तक स्कूल है गांव में तो वो शायद 100 लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन वो जैसे 4 किलोमीटर दूर होता है वहां शायद 40 लड़की भी जाने में डरती है। तो बात यही है कि अगर हम गवर्नमेंट कर सब सकती है, अगर वो करना चाह रही है तो उसके लिए हमको वो माहौल दिया जाए। और कार्यस्थल पर जब हम जा रहे हैं तो क्या हमारे लिए वो माहौल है? हमको वो सुरक्षा का बोध कराया जा रहा है, रिस्पेक्ट का बोध कराया जा रहा है, या हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं तो मुझे एक औरत के कारण देखा जा रहा है? तो भाई, औरत के कारण मुझे ये कुर्सी नहीं चाहिए। अगर ये कोई सोचे कि मैं दया दिखाकर के मुझे ये कुर्सी दी जा रही है तो हमें ना करना होगा। मेरी जो काबिलियत है आप मुझको उसको लेकर के बैठा लिए, और हमारे पीछे से कोई बाउंडेशन ना हो कि वो पीछे वाला जो रूल चला रहा है वो चलाए। मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं उसको चला सकती हूँ, और सरकार चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन फिर से वही सवाल आएगा कि पहले स्टेप से ही हमें निकलने दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आई थिंक हम लोगों के पास काफ़ी सारे इंसाइट्स आए। क्या कर सकते हैं महिला, एग्जैक्टली। सो मैं वही बस कहने वाला था कि हम लोग एक लास्ट फाइनल कमेंट्स आप सभी से 1-1 मिनट में ऑन दी समराइजेशन जो हम लोगों ने चर्चा किया, किस तरह से उत्तर प्रदेश को अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो वर्कफोर्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए किया जा सकता है। तो 1 मिनट समरी, and then हम लोग will open for question answer from audience.
तो जैसा मैंने स्टार्ट किया था, अगर यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाना है, तो देर इज नो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जिसको हम लोग छोड़ सकते हैं. सो वेदर इट इज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, अर्बन क्षेत्र की महिलाएं हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता. सबको साथ लेके चलना होगा. और उनका क्या रिक्वायरमेंट है, वो जहाँ पे है वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, उनका स्किलिंग का रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन का है, ट्रेनिंग का है, फिनेंशियल लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी है. आजकल बहुत नए नए चीज सब आ गए हैं इसमें. उनको फाइनेंस क्रेडिट कनेक्ट कराना है तो वो कैसे हो सकता है, मार्केट कनेक्ट कराना है तो वो कैसे हो सकता है. सो हमें हर सेगमेंट में जाके, डिफरेंट ज्योग्राफीज में जाके, एक्चुअल ग्रास रूट पे क्या रिक्वायरमेंट है वो स्टडी करके और अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज बनाना होगा. बट देन एट द सेम टाइम मैं फिर एक बार बोलना चाहूंगा, एक आइडियल सिचुएशन के लिए कोई वेट न करे. ये कभी नहीं होने वाला है कि पूरा आइडियल सिचुएशन हो गया तब हम स्टार्ट करेंगे. जिससे जो होता है करते रहें. ठीक है, पैरेलली वो आपका जो भी स्ट्रैटेजी पे काम करना है वो आप कीजिए. थैंक यू सर. पैट. थैंक यू नीरज, आई विल बी वेरी ब्रीफ. एक चीज मैं बिल्कुल बताना ही भूल गया था, अगेन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग चेंज व्हिच इज टेक्नोलॉजी. मुझे याद इसलिए आया कि मेरी डॉटर की अभी शादी हुई थी अप्रैल में. डॉटर और सन इन लॉ न्यूजीलैंड में बैठे हुए हैं और उनका मैसेज आया था कि वो इस सेशन को लाइव देख रहे हैं. तो वो शायद कुछ साल पहले बिल्कुल असंभव था. दूसरा एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे कॉलीग्स जानकार जानते हैं, वो है आलू के चिप्स. एक तो खाता बहुत हूं और दूसरा मुझे वो सोचने पे मजबूर करता है. यदि आप गूगल करें तो पेप्सी ने मथुरा के पास पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री लगाई. उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 814 करोड़ का, और उनका एटलीस्ट इंटेंशन था, एग्जैक्ट फिगर मुझे मालूम नहीं है, कि 1,500 महिलाओं को उसमें रोजगार मिलेगा. 814 करोड़, 1,500 महिलाएं. फिरोजाबाद के पास महिलाओं ने समूह 650 महिलाओं ने शेयर होल्डर बनकर 3-3 हजार रुपए जमा किए, करीब 20 लाख समझिए. वो हो सकता है पूरे इन्वेस्टमेंट का 1% हो. तो अगर मैं 20 लाख को 20 करोड़ भी बना दूं तो उस 20 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 650 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है. तो कहाँ 814 करोड़ में 1,500 महिलाएं और कहाँ 20 करोड़ में 650 महिलाएं. और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आप आलू की चिप्स कैसे बनाना चाहते हैं. राइट. मुझे कोई बड़ी कंपनियों से परेशानी नहीं है. जैसे कि मनीष जी ने बोला ना, हमको ये भी करना है वो भी करना है, सब कुछ करते जाना है. लेकिन कम से कम जो हाई इम्पैक्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, राइट, विमेन्स एम्पावरमेंट वाली चीजें हैं, उसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज ज्यादा करो. आई थिंक इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस. थैंक यू वेरी मच. फाइनल वर्ड्स उषा जी. मैंने शायद पहले ही बोल दिया ये कि उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ महिलाओं को उद्यमी बना दीजिए, गरीबी अपने आप ही खत्म हो जाएगी और जो सपना है वो अपने आप पूरा हो जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. तो आशा करते हैं ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा सत्र. हमारे पास 2 क्वेश्चंस लेने का और समय है. अगर ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहते हैं पैनलिस्ट को, या कोई जेनरिक सवाल हैं, कमेंट्स हैं, तो विल बी हैप्पी टू टेक. माइक वहाँ पर प्लीज दे दीजिए. आप अपना परिचय देते हुए आपका जो सवाल है जस्ट. नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं रेड ब्रिगेड से हूँ. और मेरा सवाल आप सभी से है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे महिलाएं जो है वो उद्यमी बन सकती हैं, या कैसे 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है उसका सपना पूरा हो सकता है, और कैसे जो वो है वो एम्पावर बन सकती हैं. अगर हम लखनऊ में बैठे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने चिकन का सूट पहना हुआ है. लखनऊ में लगभग 3.5 लाख महिलाएं हैं जो चिकनकारी का काम करती हैं, और महिलाएं ही करती हैं जो अपना पूरा परिवार चला रही हैं. लेकिन उसके बाद भी शाम को वो एक सिर्फ बीबी है. इन सब के बाद भी वो जब शाम को बीवी होती हैं और वो मार खाती हैं,
आप उनके पास चले जाइए, उनके बोलने तक की हिम्मत नहीं होती है। तो ये पूरा सपना हम कहाँ पर देख रहे हैं? हम बात तो कर रहे हैं कि कैसे महिलाएं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, वो महिलाएं हैं, लेकिन क्योंकि उनमें जो आत्मविश्वास होना चाहिए वो नहीं है। तो हम किस सपने की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। थैंक यू। मतलब आपका सवाल, आपके सवाल का जवाब देने में तो मैं बिल्कुल सक्षम नहीं हूँ। सपना वो मैं भी देखता हूँ, और मेरा पर्सनल और हमारी संस्था का व्यू है ये है कि हम कुछ काम ऐसा करें जिससे कि इस तरह के सपना को पूरा करने में आगे बढ़ पाए। और फिर हमको बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम और संस्थाओं के साथ, राइट, और संस्था में बहुत लूजली यूज कर रहा हूँ, मतलब समाज में हर तरह के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके हमको करना पड़ेगा। क्योंकि एक किसी व्यक्ति या एक किसी संस्था से इस तरह की समस्याएं जो है वो सॉल्व होंगी ही नहीं, राइट। कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत इस बात से आता है कि कुछ जगहों में जहां हम लोगों ने और लोगों के साथ मिलकर काम किया है, वहां एक जनरेशन के अंदर ही बदलाव आया है। इवन घर के माहौल में भी बदलाव हम लोगों को दिखा है, तो उससे थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आ जाती है। मैं एक ऐड कर, एक मिनट मैम, पहले सर से एक मैं बार बस सुनते हैं, एक विल जो कम टू यू मैंने लेटर। पहले कहा, मैं फिर वापस उसी पे आता हूँ। देखिए, एक आइडियल सिचुएशन कभी नहीं आएगा, ठीक है, कि हम लोग वेट करें कि पहले जरा जो समाज की जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, तब हम लोग उद्यमिता और इनको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, वन आफ्टर द अदर नहीं हो सकता है, पैरेलली करना है, ठीक है। आप भी रियलाइज कर रही होंगी, हम सब रियलाइज कर रहे हैं कि सोसाइटी में काफी चेंजेस आई है, न्यू जनरेशन अभी काफी नए तरीके से सोचती है, और हम लोग फिनेंशियल इंडिपेंडेंस तो दें, ये ऑटोमेटिकली खत्म होगा। मेरा बहुत ये स्ट्रांग ये फीलिंग है कि महिलाओं को आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कीजिए, बहुत सी सोशल इश्यूज खुद ब खुद सॉर्ट आउट होंगे। फाइनेंशियल, मैं इसमें हाँ कुछ उषा जी प्लीज। अ, देखिए, इस बात पे मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं लीगल इशू पे भी काम करती हूँ और पीएचडी की हुई महिलाएं मार खा के आती है मेरे पास। उसका तो मुझे लग रहा है पैसा 80-90 हज़ार रुपए कमाती होगी, लेकिन वो भी मार खाती है और मेकअप लगा के आती है कि दाग ना दिखे। तो मैं फिर से वही कहूंगी जो इनका सवाल है कि हमको अपनी आत्म छवि को बदलना होगा। बात ये पैसे का नहीं है, बात ये है निर्णय लेने का, कि जो पैसा मैं कमा रही हूं वो मेरा है। तो जो लक्ष्मी जी ने कहा है कि जब मैं उस एरिया में जाती हूँ कोरोना के समय, और दो छोटी सी बच्चियां, एक 4 साल की एक 3 साल की बच्ची जीन्स पहने होती है, क्योंकि वहां पे बहुत पर्दा प्रथा है। तो जब मैं पूछती हूँ कि नाम क्या है, तो मैं ये कहती हूँ कि आप इसको क्यों जीन्स पहना रही हूँ, तो वो बच्चियां मुझे घूरती है और घूरते हुए अपनी माँ के पीछे छुप जाती हैं, और उसकी माँ बोलती है कि मेरी बच्ची जो पहनना चाहे पहनूंगी और इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो। वो वहां निर्णय लेती है कि मैंने जो सहा वो मेरी बच्ची नहीं सहेगी। तो फिर से वही निर्णय लेने की बात आएगी कि जिस दिन स्त्री ने खुद से निर्णय लेना सीख लिया कि ये मेरा काम है, मुझे करना है, कि मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपको बताने की जरूरत है कि मैं ये करने जा रही हूँ, मैं ये कर लूं, अगर इसको पूछते रही तो हो गया बस। बिल्कुल ठीक बात। तो आई गेस जो समरी में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जैसे आपने बताया महिला और पुरुष में हमारे समाज में असमानता है, बहुत परेशानियां हैं, तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे बात हो रही थी कि एक तरीके से हम अगर उनको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जो बोल रहे थे उसमें मदद करते हैं तो वो एक पहलू है, पर इसके साथ में डेफिनेटली और भी जेंडर रिलेटेड इश्यूज हैं जिस पे काम करने की आवश्यकता है। ये अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जटिल मुद्दा है।
सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से सॉल्व नहीं होगा जैसे आपने बोला, पर ये जरूर एक पहल है उसकी तरफ, और भी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सो थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल था, आपने इसको पूरा कंटेक्चुअलाइज किया महिलाओं का और जेंडर इश्यूज को लेकर के। एक और सवाल हम लोग ले सकते हैं लास्ट, अगर कोई और सवाल किसी का है। प्रेमा उधर दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ईच वन ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा ये डिस्कशन। एंड मैं ना एक सोच रही थी कि जब आप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं और ये भी आपका डेटा बता रहा है कि सैलरी से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है और महिलाएं और भी उसमें तो और भी ज़्यादा नीचे होगा स्तर उनका, उनकी अपनी छवि में इतने इश्यूज हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमको क्या कुछ वर्कफोर्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए थोड़ा पहले शुरू करना, वर्कफोर्स में आने से पहले कुछ काम शायद शुरू करना पड़ेगा, जो छवि से भी संबंधित है, जो फैमिली के अंदर हम महिलाओं को कैसे देखते हैं, लड़कों को कैसे बड़ा करते हैं, जो शुरुआत से शुरू होते हैं, और नौकरी कैसे कैसे ढूंढनी है, कोई फाउंडेशनल स्किल्स हो कि अपना अगर हमने कल को कुछ काम ढूंढने जाना है तो हर बारी नौकरी तो नहीं मिलेगी, तो हम कैसे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, तो कुछ शायद फाउंडेशनल काम करना पड़ेगा। आपकी बातों से ऐसे लग रहा है। एग्जैक्ट, बहुत जरूरत है इस तरह का काम करने के लिए। तो आई थिंक विद दिस वी विल रैप अप दिस सेशन। मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारे इंसाइट्स निकल के इसमें आए। जस्ट टू कंक्लूड, एक समापन के लिए, 3 ब्रॉड क्षेत्रों में देखा गया अगर हम लोगों को डाइवर्सिफिकेशन का बात करना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकता है। तो पहला तो हमने देखा कि सरकार को एक इस तरह का इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। जितनी इस प्रदेश में अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, अवसर की जरूरत है, सरकार को वो बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। पैट ने जैसे बताया कि जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव तरह के एंटरप्राइजेज हैं, उस तरह के जो सेक्टर्स हैं, उनको बढ़ावा दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के लिए अवसर क्रिएट किए जा सकें, और इस तरह की नीतियाँ अपनाई जाएं जिससे इन्वेस्टमेंट्स आ सकें और यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो सके। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि एम्पावर करने की बात हुई कि जो वहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में समुदाय है और खासकर जो महिलाएं हैं, उनको एम्पावर किया जाए, उनको खुद को जो उनकी छवि है वो देख पाए कि वो भी एक इकोनॉमिक एजेंट है, वो जो समस्याएं झेलती है उनके लिए उनको सुविधाएं मिल पाए, उनको समाधान मिल पाए। और साथ में ही एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीज़ें प्रमोट करने के लिए लोकल लेवल पे इकोसिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है। लोकल लेवल पे वो सुविधाएं, जैसे कि सर ने भी बताया कि उनको जो भी सुविधाओं की आवश्यकता है, फाइनेंस की, बिजनेस प्लान की, टेक्नोलॉजी की, मार्केट की, वो सुविधाएं उन तक पहुंच सके, और इस तरह का एक इकोसिस्टम लोकल लेवल पे बनाया जाए। और ये सब जगह के लिए अलग अलग होगा। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा क्योंकि 80 जिले हैं, हर जिले के अपने समस्याएं हैं, अपने चैलेंजेस हैं। तो किस तरह से हर जिले की समस्याओं को देखते हुए वहाँ के लिए लोकल इकोसिस्टम में काम किया जाए। और तीसरा, मेरे ख्याल से जो बात हुआ कि एक सेफ्टी नेट का भी जरूरत है, जो इनके पॉइंट से भी आया कि अगर इस तरह की जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, खासकर महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ सेफ्टी नेट पॉलिसीज, कुछ इस तरह की सरकार की नीतियां होनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई कारण से वो अपने उद्यम में या किसी में कारगर नहीं हो पाते हैं, तो एक सेफ्टी नेट हो जिसमें कि उनके लिए एक सहारे का काम कर सके। तो आई गेस ये लार्जली 3 पॉइंट्स निकल के आए। और मैं एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगा सभी पैनलिस्ट का। आप लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट इंसाइट्स शेयर की, और आई गेस इससे काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ जो ऑडियंस है उन लोगों को भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे को, जो कि एक बड़ा जटिल मुद्दा है, कैसे उसको देखा जाए। तो धन्यवाद आपका और आप सभी लोगों का भी, बीइंग अ वेरी पेशेंट ऑडियंस। खासकर लंच के बाद मैं देख रहा हूँ ऑडियंस काफ़ी एंगेजिंग थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से सुन भी रहे थे। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने आज यहाँ समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। धन्यवाद सभी पैनलिस्ट और नीरज को धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि शुभम एंड शैल्वी आए और हमारे पैनलिस्ट्स को मोमेंटो दें। कृपया ताली बजाते रहें, और काफी अच्छा हमें सीखने को मिला इस सेशन के माध्यम से। तो थोड़ा प्रोत्साहित आप भी करें, और हम आपको कोशिश कर ही रहे हैं प्रोत्साहित करने की।
Thank you once again.